नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे दर्शकों का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की जानी मानी चेहरा और बहुत ही फेमस वुमेन लीडर जो पूरे देश में अपनी पहचान रखती हैं, मंत्री भी हैं। कृष्णा गौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु विभाग का पूरा दायित्व संभालती हैं। बहुत स्वागत करता हूं कृष्णा जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, आपका भी और न्यूज 24 के सभी सम्मानीय दर्शकों का भी आत्मीय प्रणाम। कृष्णा गौर जी, आपकी विरासत बहुत बड़ी रही है। बाबूलाल गौर जी से लेकर आप लगातार जनसेवा से जुड़े रहे हैं, मंत्री का दायित्व संभालती हैं और भोपाल जैसे शहर में विकास की पहचान बन चुके। इस परिवार को लेकर के अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो बाबूलाल गौर जी का विजन था उसको आप कितना फुलफिल पाती हैं, कितना आपने अचीव कर लिया है? आप बीजेपी की सरकार ने अचीव कर लिया है और अभी कितना काम बाकी है कृष्णा जी? अभिलाष जी देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि राजनीति का क ख ग ही मैंने बाबूजी से सीखा है तो शायद कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। सब जानते हैं कि बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आई और मैंने बाबूजी को बहुत नज़दीक से काम करते हुए देखा था और इस दृष्टि से उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ये मुझे आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता निश्चित रूप से लगती भी है और संकल्प भी मेरा है। बाबूजी जिस प्रकार से भोपाल के लिए काम करते थे, भोपाल के विकास का उनका विजन था और अगर मैं ये कहूँ कि भले ही वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे लेकिन भोपाल के लिए जो उनका विजन था, लोग उन्हें भोपाल का मुख्यमंत्री कहते थे और इस दृष्टि से आज जो राजधानी का स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है वो वास्तव में पूजनीय बाबूजी के कर्मठ प्रयासों का ही परिणाम है कि उन्होंने हमारे भोपाल शहर को, जो कभी जर्दा गर्दा और पर्दा का शहर कहलाता था, आज एक राजधानी के स्वरूप में पूरे देश में अपने आप में अलग पहचान बना रहा है। तो इस दृष्टि से जो शुरुआत बाबूजी ने की थी उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से हम सब जनप्रतिनिधियों की है, उसमें एक मैं भी हूँ और मेरी पूरी कोशिश ये है कि बाबूजी ने इस भोपाल शहर के विकास का जो सपना देखा था, एक सुंदर शहर, एक नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर शहर, झीलों का शहर, विकास की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर और हम सब के सपनों का ये शहर निरंतर विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, उसमें हम सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छे शहर के विकास का काम करने का अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन हमारे भोपाल शहर को एक आगे ले जाने का शहर है और इस दृष्टि से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक विचार हमारे सबके बीच में लेकर आए और उसको अब साकार करने के लिए आने वाले समय में निश्चित रूप से उस पर काम होगा। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भी बाबूजी का सपना पूरा होने जा रहा है, जहां सारी सुविधाओं से युक्त हमारा भोपाल शहर अब आगे बढ़ रहा है। वो न केवल मध्य प्रदेश की आदर्श राजधानी बल्कि देश की आदर्श राजधानी बने, ये प्रयास हम सबका रहेगा। कृष्णा जी, आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उसकी आधी आबादी का भी, और मध्य प्रदेश में ओबीसी की बात करूं तो उसकी आधी आबादी का भी आप प्रतिनिधित्व करती हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस आधी आबादी को क्या पूरा न्याय मिल गया है या इसकी दिशा में किस तरह से सरकार और आप कदम बढ़ा रहे हैं? मैं मानती हूं कि आधी आबादी आज निश्चित रूप से विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए लंबे समय से जो इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोगों की सोच बदली है, समाज की सोच बदली है और सबने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे परिवार की, समाज की, देश की आधी आबादी को भी हमें समाज की मुख्य धारा में लाना होगा और इस दृष्टि से पर्याप्त अवसर भी देने होंगे। आज हर क्षेत्र में महिलाओं को पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं, महिलाओं ने अपने आप को साबित भी किया है। चूंकि मैं स्वयं नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था कि हर क्षेत्र में महिलाओं को अवसर मिल रहे हैं, राजनीति में भी महिलाओं को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं भागीदार ना बने, ऐसी नीतियां कभी भी आने वाले समय में बेहतर भविष्य नहीं दे सकती हैं। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने अगर एक संकल्प लेकर ये काम किया है कि महिलाओं को भी न्याय लेने की, नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की जाए,
तो 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए आ रहा है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आधी आबादी के उज्जवल भविष्य का एक बहुत बड़ा द्योतक होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि लंबे समय तक जो इंतजार आधी आबादी का था राजनीति में 33% आरक्षण का, वो अब खत्म हुआ है। और आने वाले समय में जब महिलाएं लोकसभा में, विधानसभाओं में इतनी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जब नीतिगत निर्णय लेने में भागीदार बनेंगी, तो निश्चित रूप से न केवल हमारे समाज का आने वाले समय का भविष्य भी उज्जवल होगा और बेहतर तरीके से निर्णय भी होंगे और उस पर अमल भी होगा। बिल्कुल, आप चूंकि पिछड़ा वर्ग कल्याण का पूरा जिम्मा आपके पास है, ऐसे में मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को आगे लाने के लिए कौन सी विशेष योजनाएं आप चला रही हैं, किस तरह से फोकस कर रहे हैं और किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसमें? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। और निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि इस विभाग के माध्यम से बहुत सारे निर्णय हमने ऐसे लिए जो संपूर्ण ओबीसी समाज की आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जब मैंने विभाग संभाला तो बहुत सारी आवश्यकताएं थी जो मैं महसूस कर रही थी कि इनमें सुधार होना चाहिए, हम इसको नए तरीके से कैसे कर पाए। और जब ये पूरा विजन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने रखा तो बिना एक क्षण की देरी लगाए उन्होंने स्वीकृति दी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मध्य प्रदेश में निवासरत ओबीसी समाज के वो बच्चे जो लगातार स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, पूर्व में लगातार बैकलॉग की वजह से हमारे बच्चों को सही समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी। सही समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा बाधित होती थी और बहुत सारी समस्याओं से वो जूझते थे। मेरे विभाग संभालने के बाद मैंने ये संकल्प लिया था कि ओबीसी विभाग में जितनी भी स्कॉलरशिप हम अब ओबीसी के बच्चों को दे रहे हैं, उनमें सारे प्रकार के बैकलॉग खत्म करके स्मूथली हम सारे जितने भी स्कॉलरशिप है उनको दें, ताकि समय पर हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिले और बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। निश्चित रूप से गर्व है मुझे ये कहते हुए कि मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल में पिछला सारा बैकलॉग खत्म कर दिया और अब लगातार बच्चों को जितने स्कॉलरशिप की आवश्यकता है वो देने का हम काम कर रहे हैं। दूसरा, एक बड़ी आवश्यकता, मध्य प्रदेश में जितने हमारे ओबीसी के हॉस्टल्स थे, वहां पढ़ने वाले बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही थी उसमें बहुत सारी कमियां थी जिनको दूर करके पूरा करना था। लगातार मैंने प्रयास किया कि हमारे ओबीसी के हॉस्टल्स का निरीक्षण करूं और वहां बच्चों से ही सुझाव प्राप्त करूं। और मैंने लगातार ये प्रयास किए, मध्य प्रदेश के लगभग सभी हॉस्टल्स में मैं पहुंची और मैंने वहां बच्चों से सुझाव लिए और उसके आधार पर जो सुझाव मुझ तक पहुंचे उसमें हमने ये तय किया कि ओबीसी के सारे हॉस्टल्स में मेस सुविधा हम देंगे, जिसका लगभग शुरुआत होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दीपावली के बाद हर हॉस्टल में मेस सुविधा के माध्यम से बच्चों को सुविधाएं देने जा रहे हैं। हर हॉस्टल्स में वाईफाई की सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ हर हॉस्टल्स में जिम की सुविधा हम दे रहे हैं ताकि वहां पर बच्चों का स्वास्थ्य की चिंता भी हम करें। और साथ ही ई लाइब्रेरी और फिजिकल लाइब्रेरी, दोनों लाइब्रेरी हर हॉस्टल्स में शुरू करने का काम हम सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। जब भी मैं हॉस्टल में गई और मैंने जब ये सुविधाएं शुरू करने के बारे में उनसे चर्चा की तो बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। वो कह रहे थे कि लंबे समय से हम प्रतीक्षारत थे, लेकिन अब हमारी ये सारी अभिलाषाएं पूरी हो रही है, हम बेहतर तरीके से शिक्षा ले पाएंगे। और इस दिशा में मध्य प्रदेश की हमारी सरकार भी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी और हमारा विभाग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ऐसी अनेकों योजनाएं हम विदेश में हम बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को अध्ययन के लिए भेज रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि विदेश जाने वाला ओबीसी वर्ग का हमारे बच्चे की फीस सरकार देने का काम कर रही है, जिसमें मैक्सिमम 1-1 करोड़ रुपए तक फीस हम दे रहे हैं। हमारे बच्चों को हम जापान में और कोरिया में अभी हमारा टाई अप हुआ है, जिसके माध्यम से वहां पर हम ट्रेनिंग के लिए भेजे और उसके बाद वहीं उनकी नौकरी लग रही है। काफी बच्चे वहां नौकरी करने लग गए और उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है। जो बच्चे मेट्रो सिटी में रह के पढ़ना चाहते हैं वहां हम बच्चों को भेज रहे हैं और वहां पर उनके रुकने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है ताकि बच्चे मेट्रो सिटी में आराम से पढ़ सके और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए। ऐसी अनेकों योजनाएं सरकार के माध्यम से ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए संचालित हो रही है ताकि इस विभाग के माध्यम से सरकार की जो अभिलाषा है
उसको पूरा करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का काम और इस वर्ग को करें। ठीक है कृष्णा जी, एक बहुत बड़ा ऐसा एक वर्ग है जो बहुत लंबे समय से विकास की राह देख रहा है, वो है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति जनजाति जो है। इसको लेकर के हर सरकार काम करने की बात तो कहती है पर नतीजे नहीं दिखते। क्या उनको लेकर के कोई खास स्कीम आप लेकर के आ रहे हैं? उनके लिए क्या हो रहा है, वो एक अच्छा जीवन जी सकें, मुख्य धारा से जुड़ सकें, उसकी क्या तैयारी है? मुझे बहुत खुशी है आज आपके माध्यम से यह बताते हुए कि भारत सरकार का पूरा फोकस अब घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समुदाय के प्रति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हमारे समाज का सबसे शोषित, पीड़ित, उपेक्षित घुमंतु वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। और इस दृष्टि से राज्यों में भी जहां जहां भी घुमंतु समुदाय के लोग निवास करते हैं वहां बेहतर सुविधाएं देकर हम इनके जीवन स्तर को बेहतर करने का काम करें। और इस दिशा में मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले घुमंतु समुदाय का एक बड़ा वर्ग निवास करता है, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश में 51 जातियां घुमंतु समुदाय में आती हैं, जिसमें 10 जातियां ओबीसी की हैं, 14 जातियां एससी की हैं और 27 जातियां जो है वो जनरल कैटेगरी की हैं। लेकिन आज तक कभी भी इन 51 जातियों के कल्याण की योजनाएं सिर्फ इसलिए नहीं बना पाए, लाभ इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि इनका कोई सर्वे ही नहीं था, इनका कोई आंकड़ा ही नहीं था सरकार के पास कि ये कितनी बड़ी संख्या में ये यहाँ निवास करते हैं। और इस दृष्टि से हमने जब ये विभाग की जिम्मेदारी संभाली तो भारत सरकार से हमने निवेदन किया कि मध्य प्रदेश में इस जातियों का सर्वे करने की हमें अनुमति प्रदान की जाए। और भारत सरकार ने जब हमें जो आयोग, घुमंतु आयोग राष्ट्रीय आयोग है, उनके माध्यम से हमें इसकी सहमति दी तो हमने एक पूरी तैयारी जन अभियान परिषद के माध्यम से मध्य प्रदेश में इन जातियों का सर्वे कराने की प्रारंभ की। हमारा सर्वे दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। एक संख्या घुमंतु समुदाय के हमारे समक्ष निकल कर आएगी, जिसके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि इन जातियों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या है, कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, पुरुष हैं तो वो क्या रोजगार कर रहे हैं। ये संख्या पूरी हमारी सर्वे के बाद ही निकल कर आएगी, जो दिसंबर के अंत तक लगभग पूरा हो जाएगा। तो एक बार जब ये सर्वे हो जाएगा तो उसके आधार पर फिर सरकार आगे बढ़ेगी इन समुदायों को राहत देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, इनके बेहतर जीवन यापन के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की सोच अगर इस समुदाय को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम इनका सर्वे करना है, ताकि हमको इनकी संख्या पता चले और उसके आधार पर फिर हम इनके बेहतर विकास के लिए काम कर सकें। कृष्णा जी, एक और बड़ा बहस का विषय जो बना हुआ है वो है ओबीसी रिजर्वेशन, जिसे लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह से हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी उसे लेकर बुलाई थी। ये पेंच सुलझ नहीं पा रहा है, कब तक इंतजार करेगा ये सबसे बड़ा वर्ग? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से एक